हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका गणित का। ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे साथ ही हम आपको बताएंगे, इससे पहले हमने एक और दो मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। सभी सब्जेक्ट के दो मॉडल पेपर दे दिए हैं ऑलरेडी इसी चैनल पर, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही इस पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का जो गुणनफल है वो 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद क्या होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 समानुपाती पद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 पद यहाँ पर अनुपात में, ये 2 पद अनुपात में, और इसके बाद ये 2 पद यहाँ पर समानुपात में है, ठीक है। चारों पद क्या है, ये समानुपात में। तो इन 2 पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है इन बाह्य वाले 2 पदों के गुणनफल के, ठीक है। इन बाह्य वाले 2 पदों के गुणनफल के बराबर होगा इन 2 पदों का गुणनफल, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बताया गया है कि मध्य पदों का गुणनफल, इन 2 मध्य पदों का, ये 2 मध्य वाले पद हैं, इन पदों का जो गुणनफल है वो 36 है, ठीक है। और ये बराबर होता है बाह्य के 2 पदों के गुणनफल के, ठीक है। बाहर के जो दोनों पद हैं एक्स और बी, ठीक है, एक्स और बी, ये जो 2 बाहर के जो 2 पद हैं इन दोनों पदों के गुणनफल के ये बराबर होता है, ठीक है। जिसमें एक पद को हम x मान लेंगे और दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एक पद, ठीक है, कोई भी एक पद यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे ये 3 दिया गया। अब आप 3 को आप इस साइड में लेकर आएंगे तो ये नीचे बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो आप 3 से यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 12 निकल कर आ जाएगी। तो x बराबर आपका आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि जो दूसरा पद है वो कितना होगा, 12 हो जाएगा। उसका मान कितना होगा, 12। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, नॉर्मल इंटरेस्ट आपको बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मूलधन इसमें दिया हुआ है 100 गुणा दर दी हुई है, ठीक है। दर कितनी है, 10% है, और गुणा समय कितना दिया हुआ है आपका, 1 वर्ष, ठीक है। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो 1 वर्ष का पूछा गया, और बटे आपका 100 रहता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूले के अंतर्गत रहता है 100, ठीक है। यहाँ पर जो 100 है ये आपका मूलधन है। 100 रुपये का पूछा गया है यहाँ पर, 100 रुपये का, तो ये मूलधन है 100 रुपये। और 10 क्या है, ये 10 ये ब्याज की दर है, और जो कि वार्षिक है। और 1 यहाँ पर क्या है, एक ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ये 1 वर्ष, यानी कि ये समय है, ठीक है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 100 से 100 उड़ गए, बचा क्या, केवल 10 है। 10 एकम 10 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10। तो 10 कहाँ पर आप देख लेंगे, ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर लगाइएगा आप ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। आप इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लगातार इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये इन्फिनिट तक आपकी चलती रहती हैं। तो आपको प्रथम 10 संख्या लेना है, ठीक है। प्रथम 10 जिसकी 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है 6 7, और इनको जोड़ लेना है, ठीक है। 8 9 प्लस 10, टोटल आपको 10 संख्या लेना है, ठीक है। ये सब प्लस करके आप जोड़ लेंगे। तो इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है। 2 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है, 10 हो गया। 10 और 5 कितना हो गया आपका, 15, 15, 15 और 6 कितना हो गया आपका, 21, 21 और 7 आप जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया, 21 और 7 हो गया आपका 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 36, ठीक है। 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 और 10 कितना हो गया 46, 46 और 9 कितना रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है। कितना हो गया, 55 हो गया आपका, ठीक है, 55, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने के लिए इन सबको आपने जोड़ लिया। अब जितनी संख्याएं हैं उतने से आप इसे डिवाइड यानी कि भाग कर देंगे। तो 55 को आप 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.5, ठीक है।
तो इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना आ जाएगा 5.5, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4/10 ये एक भिन्न दी हुई है, इसका प्रतिशत रूप। तो प्रतिशत रूप निकालने के लिए आप उस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो उसका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी भिन्न में 100 से गुणा करने पर उसका प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो आप 1 0 से 1 0 काट देंगे और 4 धाम कितना हो गया आपका 40, ठीक है। तो इसका प्रतिशत कितना निकल कर आया, प्रतिशत ये आपका हो जाएगा 40%, ठीक है, 40%। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4/10 भिन्न जो है इसे आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 40%। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक खाता के प्रकार बता दीजिए। बैंक खाता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या चालू खाता होता है आपका, क्या बचत खाता होता है, क्या सावधि जमा खाता होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो बैंक में सभी तरह के जो अकाउंट है वो ओपन किए जाते हैं, तो ये सभी तरह के जो खाते हैं और वो होते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आप ऑप्शन डी लगाइएगा। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी बात पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अब आप जान लीजिए कि ये PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आखिर आपका जाता ही गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको क्लासेस मिल रही, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न 6 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 20,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। तो जिसके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला रहता है साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो आप यहाँ पर लगा दीजिएगा मूलधन, ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिएगा इस तरह से 20,000 ये मूलधन है, गुणा दर कितनी है 5% है, ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष है, ठीक है, 4 वर्ष से समय दिया हुआ है, बटे में आपका 100 आ ही जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूले के अंतर्गत आता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 से आपके 2 0 तो पूरे कट गए, ठीक है, कट गए पूरे 2 0, ठीक। अब बचा क्या 5 चौक 20 और 200, ठीक है, तो 200, ठीक है, ये कितना बचा 200 और गुणा 5 चौक 20, ठीक है 20। अब आप 2 की गुणा 2 में कर लीजिएगा, ये कितना हो गया 4 और 0 कितने हैं, ये 2 और एक 3 0 आप ऐसे ही लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। साधारण ब्याज नॉर्मल इंटरेस्ट कितना आपका 4,000 रुपये, जो कि यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया गया है, ठीक है। तो आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए, तभी आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है, 3 घात समीकरण ये। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 9a² -24 से, ठीक है, -24 से प्लस है आपका 18a³, ठीक है, 18a³। इसे आपको भाग देना है 3a से, ठीक है। तो आप 3a से डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे करके आप भाग दे सकते हैं, और चाहे तो दूसरे मेथड से भी भाग दे सकते हैं। 3a, ठीक है, 3a, ठीक, 3a हो जाएगा। तो आप जहाँ पर भी ये माइनस लिखा हुआ है, जहाँ पर भी ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसे अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे, जिसकी 9a² बटे 3a -24a बटे 3a, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली फिर यही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर लिखी गई है, ठीक है, प्लस 18a³ बटे 3a, ठीक है। अब आप इसे डायरेक्टली भाग कर दीजिए। देखिए 3 3 कितना हो गया 9 और a से आपका स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा 3a बचा, यहाँ पर कितना बचा 3a, तो 3a हो गया। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए 3 8 कितना 24 हो गया, ठीक है, और a से 1 कैंसिल बचा, तो क्या बचा केवल 8 बचा यहाँ पर। तो हमने क्या लिख दिया -8, ये माइनस का चिन्ह। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया हमने, देख लेंगे आप, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब लगाएंगे 3 6 कितना हुआ आपका 18, 6 बचा, और a से आपका 1 कैंसिल हो गया और केवल स्क्वायर रह गया यहाँ पर, जिसके 3a थे तो 3 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 2a बचेंगे, यानी कि a², तो 6a², तो 6a² आपका यहाँ पर आ गया। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे इस टाइप से भी, जिस तरह से नॉर्मल भाग दिया जाता है उस तरह से भी इसे भाग देकर जो है वो भागफल आपको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको ईजी लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, ठीक है, यदि समुच्चय वाला प्रश्न है, ये समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है 6 8 11 और b का दिया हुआ है 5 11 13 हो, तो a यूनियन b का जो मान है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो a यूनियन b में क्या करना होता है, a यूनियन b में, ठीक है, a यूनियन b में क्या करना आपको
सभी पदों को यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जिसकी दोनों पदों में सबसे पहले सबसे छोटा पद जो उसे लिखेंगे जिसकी 5 है, तो 5 लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा पद है, 6 है, तो 6 भी आपने लिख लिया। कोई भी पद आप छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या है दूसरा, इसके बाद जो दूसरा बड़ा पद है, इससे बड़ा पद वो हो जाएगा आपका 8। 8 के बाद कौन सा पद है आपका दूसरा बड़ा पद, 11। अब 11 देखेंगे 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर भी तो 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी संख्या एक से ज़्यादा बार दी हुई है दोनों या तीनों पदों में, तो उसे आप केवल एक ही बार लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 आप लिख लेंगे, ठीक है। 13 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। यदि ए अंडर सेक्शन बी होता, तो आप क्या करते, आप केवल और केवल उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन पद था केवल वही लिखते हो। कॉमन पद दोनों में कौन सा है, देखिए यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 लेकिन यहाँ 6 नहीं, यहाँ 8 लेकिन यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 11 है, यहाँ 11, तो 11 उभयनिष्ठ है तो आप 11 लिखते, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 नहीं है, ठीक है। तो ये केवल 11 ही जो है वो कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। तो ए अंडर सेक्शन बी में क्या होता है, केवल उभयनिष्ठ वाले पद लिखे जाते हैं, और ए यूनियन बी में क्या होता है, आपको सभी पदों को लिखना है, लेकिन जो उभयनिष्ठ जो कॉमन है उसको केवल सिंगल ही लिखना है, यानी कि एक ही बार लिखना है। जिसकी यहाँ पर भी 11 यहाँ पर भी 11, तो आप केवल एक ही जगह का 11 लिखना है, ठीक है। दोनों जगह का आपको नहीं लिखना है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझा दी गई, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी वीडियो को दोबारा से देखेंगे रिपीट करके तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5/6 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 25 हो जाए, ठीक है। ये 5/6 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें ए से गुणा कर दें, ठीक है। ए से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल है वो कितना हो जाए, 25 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 5 है, ठीक है। और ये जो बटे में 6 है ये आपका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है। बटे में है तो ये गुणा में पहुंच जाएगा 6। अब आप एक ही वैल्यू निकालने के लिए 25 की 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है, 150। और ये जो यहाँ पर 5 है इसके गुणनफल में ये आपका नीचे बटे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 5 से कम 5, 5 3 15 और एक 0 बच के आपका, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आई आप 30 की, यानी कि अगर आप 5/6 में 30 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी कि ये जो दोनों वैल्यू हुई आपस में बराबर हो जाएंगी। यदि हम 5/6 में 30 से गुणा करें तब ये 25 हो जाएगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप एक बार करके देख लीजिए। 5/6 में 30 से गुणा कर दीजिए, उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ पर 25 आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 10 है। 8 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए मीटर में दी हुई यूनिट, यहाँ पर भी मीटर में है लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में, यानी कि लंबाई और ऊंचाई जो है वो मीटर में दी हुई है और जो यहाँ पर मोटाई है वो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप उसे यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो के यहाँ पर हैं तो आप 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.30, ठीक है, 0.30। तो ये भी अब आपका मीटर में चेंज हो गया, यानी कि जो दीवार की मोटाई है वो 0.30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने 0.30 मीटर ये जो है यहाँ पर ले लिया, ठीक है। मीटर वाला यूनिट चेंज कर दिया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये दीवार का आयतन होता है। दीवार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमने चलिए यहाँ पर देख लीजिए लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई कितनी है 0.30 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पर देख लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 गुणा 3 गुणा 0.30, ठीक है। तो इसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 की गुणा आप 3 में करेंगे तो ये कितना हो गया 9, और यहाँ पर एक जीरो है तो ये हो गया 90, और पॉइंट कितने जीरो के बाद है, 2 जीरो के बाद है, तो यहाँ पर 2 जीरो पॉइंट 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 अंकों के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। आप इधर चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो 8 गुणा 0.90, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसमें गुणा कर दीजिएगा दोनों का, 9 8 72 हो गया, एक जीरो लगा दिया, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, घन मीटर आपका जो है वो आयतन निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6 आपका, प्रश्न संख्या आपका 11 और पूछा जा रहा है कि यदि 6 साबुन का मूल्य 30 रुपये, यदि 6 साबुन का मूल्य यहाँ पर कितना है 30 रुपये है तो आपसे 10 साबुन का मूल्य पूछा गया। तो सबसे पहले आप एक साबुन का मूल्य निकाल लीजिएगा। एक साबुन का मूल्य निकालने के लिए आप 30 को 6 से भाग दे देंगे तो 6 पंजे हो गया आपका 30, यानी कि एक साबुन का मूल्य कितना निकल कर आया 5 रुपये, ठीक है। अब इस 5 की आप 10 से गुणा कर दीजिएगा। एक साबुन का मूल्य हमें पता है, हमें 10 साबुन का मूल्य निकालना है तो 5 दाम कितना हो गया 50 रुपये। तो आप बता सकते हैं कि 10 साबुन का जो मूल्य है वो 50 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये क्लास आज की आप देख सकते होंगे। और इसके बाद जो आपके
अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें प्रश्न संख्या आपका 12 है। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा रहा है कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको बताइए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ठीक है, ब्रैकेट में आपका होता है 1 प्लस और ब्याज की दर, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, दर कितनी है आपकी 10% है बटे 100, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाता है यहाँ पर आ जाता है आपका समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। मूलधन है आपका 16,000, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखकर आपको बताई गई। अगर आप समझ सकते हैं तो 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11/10। कितना हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 16,000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 16,000 और इंटू 11/10 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 11/10 को आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 0 2 0 2 0 से आप ये 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिएगा कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये कितना बचा आपका 160 गुणा 11, ठीक है। अब आप 160 गुणा 11 को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 19,360 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो मिश्रधन था हमारा, ठीक है, मिश्रधन कितना था, मिश्रधन यहाँ पर आपको बताना है। मिश्रधन क्या है आपका कितना आया, यहाँ पर जो संख्या आपकी निकल कर आई, ठीक है, मिश्रधन ये निकल कर आया, ठीक। तो मिश्रधन कितना आया 19,360 में से आप जो मूलधन था वो यहाँ पर हटा देंगे तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये निकल कर आ जाएगा 3,360 रुपये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा निकल कर 3,360 रुपये। ये जो आपका चक्रवृद्धि यहाँ पर आपका जो मिश्रधन निकल कर आया 19,360, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 160 11 को, ठीक है। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 19,360। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से आप मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन आपका 19,360, मूलधन है आपका 16,000, 19,360 में से 16,000 घटाएंगे तो 3,360 आपका बच जाएगा और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13 है। एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 5 मीटर है, उसके आधार के व्यास 28 सेंटीमीटर है। इसके बाद पृष्ठ पर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय यानी कि जो खर्चा है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को शेयर करते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए क्लास तैयार करने में। तो बेलनाकार पाइप की ऊँचाई जो है वो 5 मीटर दी हुई है। आधार की जो त्रिज्या है वो 28/2 कितनी है सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 14 कितनी हो जाएगी ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 14/2 मीटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना ये जो यहाँ पर जो त्रिज्या है ये 14 कितनी है ये आपकी सेंटीमीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है 2 नहीं है ये 100 है, ठीक है। कितना है 100 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14/100, ठीक है। सेंटीमीटर से इसे मीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 14 से आप 100 में भाग दे देंगे, 14 को 100 में, तो ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी 28/2 ये व्यास है और ये किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो आप इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 14 आया, जो कि 14 सेंटीमीटर क्या आ गई यहाँ पर आपकी आ गई त्रिज्या, ठीक है। क्या आ गई त्रिज्या, ठीक है। 14 सेंटीमीटर क्या आ गई त्रिज्या। व्यास कितना था 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर में आपने 2 से भाग दिया, ठीक है, त्रिज्या करने के लिए, क्योंकि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि त्रिज्या आधी हो जाएगी व्यास की आधी। व्यास की आधी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में दी हुई है, हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 14 में आप 100 से भाग दे देंगे तो ये आपकी मीटर में आ गई। तो त्रिज्या 14/100 जो है वो मीटर है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14/100, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितनी है 14/100, ठीक है। यहाँ पर ये 2 नहीं बल्कि 100 है, ठीक, 100 है, ध्यान रखना है, ठीक है। पेंट की दर कितनी है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर अतः ज्ञात करना है वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च, ठीक है। पेंट कराने का खर्च। बेलन के वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, बेलन का जो वक्राकार भाग होता है उसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2 पाई का मान है आपका 22/7, ठीक है, 22/7 गुणा आर दी हुई है आपकी 14/100, ठीक है। कितनी है 14/100। आर कितनी दी हुई है यहाँ पर ये मैंने बताया था 2 नहीं, 14/2 नहीं बल्कि 14/100 है, ठीक है। ये 14 आपकी सेंटीमीटर में थी, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। और एच ऊंचाई आपकी दी हुई है 5। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 7 × 7 7 दूनी 14, ठीक है। ये कितना हुआ आपको ध्यान रखना है, और कितना हुआ 14 हो गया।
अब आप गुणा करेंगे, देखिए 22 से दूनी कितना हो गया 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, कितना हो गया 88, ये आ गया आपका 88, 88 ये हो गया आपका 88, गुणा में 5 है ये आपके, ये गुणा में 5 है और बटे में आपका कितना है 100, ठीक है 100 है, ठीक है। अब 88 की गुणा आप 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440 बटे 100, ठीक है 440 बटे 100, 440 बटे 100 को जब आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 4.4 आपका मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका क्षेत्रफल, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब पिंड की जो दर कितनी है, वक्र पृष्ठ पर पिंड का जो व्यय होगा उसे आप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल गुणा दर, ठीक है। तो 4.4 दर कितनी दी हुई है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इन दोनों को आप गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 35.2 रुपये, कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर जो खर्चा आ जाएगा, व्यय जो आ जाएगा वो 35 रुपये 20 पैसे, ठीक है। ये आपका खर्चा टोटल आ जाएगा। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना। यहाँ पर ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु यानी कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए ये जो कोण है वो x है, ठीक है, कितना है x है। तो ये जो समान कोण है, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मान लीजिए ये कोण A है, ये आपका B है और ये C है, ठीक है। तो A कोण की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए x है। तो ये जो समान कोण है, कोण B और C, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसमें ये कहा गया जो समान कोण है वो तीसरे कोण के 4 गुना, यानी कि इस वाले कोण के 4 गुना। तो ये कोण कितना हो जाएगा 4x और ये वाला भी कितना हो जाएगा 4x। अब आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप पहले से समझे हुए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है आपका 180 अंश होता है, ठीक है। तो आप त्रिभुज के तीनों कोण का योग कर देंगे। पहला कोण कितना है x, दूसरा कोण भी आपका है आपका 4x, तीसरा कोण भी आपका 4x, ठीक है। तीनों कोण का जो मान है वैल्यू जो होती है वो 180 अंश होती है। अब आप तीनों कोणों को जोड़ देंगे, देख लीजिए 4 और 4 8x और एक 9x, 9x बराबर कितना हो गया आपका 180। अब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप जो 9 यहाँ गुणा में है वो इधर बटे में आ जाएगा। तो 9 2 नहीं हो गया आपका 18, यानी कि x की वैल्यू निकल कर कितनी आई 20। तो ये जो कोण है ये कितना है, ये 20 है, 20 अंश है, यानी कि 20 डिग्री है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये वाले जो कोण है ये 4x है, यानी कि इस वाले कोण के 4 गुना है, तो ठीक है। ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के 4 गुना, तो 20 में आप 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 20 चौक कितना हो गया 80। तो ये वाला जो कोण है वो 80 है, ठीक है। ये वाला कोण कितना, ये आपका 80 अंश है। तो आपका ये वाला कोण भी 80 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ऊपर वाले कोण के 4 गुना है। तो आप देख लीजिएगा, देखिए 80 ये है, 80 ये है, 80 80 कितना हो गया 160 और 20 ये है, टोटल कितना हो गया 160 और 20 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप इस तरह से निकाल कर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है आपका 15। यहाँ पर बताया गया कि 3/4 की पावर 2 भाग में आपका दिया हुआ 3/4 की पावर 3, ठीक है, 3 दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, देखिए 3/4 की पावर 2 है, ठीक है। ये जो भाग का चिन्ह आप इसे गुणा में कन्वर्ट कीजिए। गुणा में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली जो भिन्न है ये पलट जाएगी, ये 3/4 है, ये अब आपकी हो जाएगी 4/3, ठीक है। कितनी हो जाएगी 4/3। यहाँ पर पावर 2 है लेकिन यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है। यानी कि ये जो भिन्न है इसे आप 2 बार लिख सकते हैं, 3/4 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3/4 गुणा 3/4, ठीक, क्या लिख सकते हैं 3/4 गुणा 2 बार लिख सकते हैं। इसी तरह से इस वाले भिन्न को आप कितना लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 गुणा 4/3, देखिए कैसे लिख सकते हैं 4/3 गुणा 4/3। देखिए 1 4 से 1 4 कट गया, ठीक है, और 3 से 3 कट गया, ठीक है। ध्यान देंगे आप यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो भिन्न है ये 2 बार लिख सकते हैं और ये 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि ये तो पूरी भिन्न कट जाएगी आपकी, लेकिन यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा है तो एक बार जो 4/3 है ये आपका बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 4/3 जो है बच जाएगा, वही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 12y² - y - 1 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर y² के साथ में जो संख्या दी हुई है 12, इसको सबसे पहले तो आपको इस वाले 1 के साथ गुणा करना है। तो 12 एकम 12 हो गया आपका, ठीक है। अब 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है जो घटाने पर कितना है
1 आए, यहाँ पर बाई के साथ में कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब है 1 है। तो ये गुणा करने पर कितना है, 12 है, और घटाने पर 1 है। तो ऐसे गुणनखंड करना 12 की, तो 12 के ऐसे गुणनखंड होते हैं 4 3 12। ठीक है, कितना होता है, जो घटाने पर आप देखेंगे तो 1 आएगा, गुणा करने पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 12 वाई स्क्वायर, 12 वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 वाई माइनस 1। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया। ठीक है, चलिए यहीं से आपको फटाफट दिखा देते हैं। यहाँ से इसमें आप देख लीजिएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको 12 बाई स्क्वायर माइनस 4 की बाई में गुणा होगी तो माइनस 4 बाई होगा, और माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, और 3 की बाई में गुणा होगी तो 3 बाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब 12 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई, यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से आप 4 बाई कॉमन ले लेंगे। तो 4 बाई आपने कॉमन ले लिया तो 4 3 12 होता है, तो 3 हो गया, और 1 बाई यहाँ से कॉमन जा चुका है तो 1 बाई बच गया आपका 3 बाई। यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो केवल 1 बचा है, तो माइनस का 1 बचा है कि ये। ठीक है, इसे आप इस तरह से ब्रैकेट में आपने लिख दिया। अब अगले इन 2 पदों में देखेंगे, इन 2 पदों में से क्या करना है, आपको +1 कॉमन लेना है। क्या लेना है कॉमन, कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो +1 कॉमन ले सकते हैं। +1 कॉमन लेंगे तो ये जो सेम टू सेम है यही जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 बाई माइनस 1 ये आपका यहाँ पर सेम टू सेम बच गया। आपने केवल +1 कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा, केवल यही बचा। अब आप 1 की गुणा इस 3 बाई माइनस 1 में करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि इस 4 बाई की गुणा अगर आप इस ब्रैकेट में करें तो ये आना चाहिए। तो +1 का कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमने +1 कॉमन लिया। अगर हम +1 को इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ये वाला जो यहाँ पर संख्या है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 बाई माइनस 1 3 बाई माइनस 1 ये दोनों जगह कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले लिया एक जगह 3 बाई माइनस 1, और बचा गया आपका, बचा गया आप बताएंगे 4 बाई प्लस 1, ये आपका अदर ब्रैकेट में आ जाएगा 4 बाई प्लस 1। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और अगला प्रश्न के लिए हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रश्न संख्या आपका कितना, 17। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 17। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि यदि लखनऊ से आगरा की दूरी, ठीक है, बताया गया है लखनऊ से आगरा की दूरी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से, तो लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अनुपात में, तो अनुपात को हम बटे में भी इस तरह से लिख सकते हैं, जिसकी यहाँ पर ये आंसर में लिखकर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले बताया गया कि लखनऊ से आगरा की दूरी, तो लिख लिया हमने लखनऊ से आगरा की दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, तो बटे में हमने लिख लिया लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी। ठीक है, इनका अनुपात कितना, 3:8 है, तो हमने 3 अनुपात बराबर करके यहाँ पर लिख दिया 3:8। आगे देख लीजिएगा, अब आगे बताया गया लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से इलाहाबाद कहाँ पर, लखनऊ से इलाहाबाद नीचे है, तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन में 200 किलोमीटर दी हुई है। अब पूछा गया लखनऊ से कानपुर की दूरी, तो आप डायरेक्टली निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। लखनऊ से कानपुर की दूरी, इस 200 की गुणा आप 3 में कर दीजिएगा, और ये जो 8 है ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, किधर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो चलिए पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे लखनऊ से आगरा की दूरी, इस 200 की गुणा इधर से ये 13 की गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 गुणा 3, और इस 8 को आप इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ ये गुणा में पहुँच जाएगा 8, और जब आप इसे दोबारा इधर लाएंगे तो ये नीचे बटे में ही आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ये आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ऊपर ना भी ले जाएं, तो डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस 200 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये 3 गुणा 200 बटे 8। ठीक है, ये बटे में 8 है, तो आप इसे अब सॉल्व कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका 75 किलोमीटर। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ और उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन की जो कोर है वो a सेंटीमीटर होती है, ये हमने यहाँ पर ये मान लिया कि माना घन की कोर 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 125 घन सेंटीमीटर, और आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कोर की पावर 3। ठीक है, कोर की पावर 3 होता है। ठीक है, घन का जो आयतन होता है वो कोर की पावर 3। ठीक है, तो आयतन यहाँ पर दिया हुआ है 125। ठीक है, तो 125 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है, तो आप यहाँ से यदि घात 3 हटा देंगे तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर केवल 5 आ जाएगी। ये भी 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 पावर लगी हुई है। ठीक है,
तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर कर्लिंग में करके भी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी केवल 5, ठीक है, यानी कि कोर जो है वो आ गई आपकी 5। अब घन का जो पृष्ठ होता है वो कितना होता है 6a² होता है। कितना होता है 6a²। ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पर लगा दीजिएगा 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 25। 25 की गुणा आप 6 में कर दीजिएगा, ठीक है। 6 में आप 25 की गुणा करेंगे तो 25 छंगा हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे यहाँ पर पूछा गया था विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3, ठीक है, a√3। ए की वैल्यू आपको पता ही है 5 है, तो ये हो जाएगा घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपकी ये क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपकी आंसर की दी हुई है। इस पीडीएफ फाइल को मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो को स्टार्टिंग से बीच में कि डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।